आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों के लिए आज की बड़ी खबरें। जी हां, महंगाई भत्ता सहित और भी कुछ बड़ी खबरें आए हैं जिनको जानेंगे एक एक करके। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी प्रीमियम सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हर एक खबर फ्री में देखने को मिलती रहे। दोस्तों, इन सभी खबरों को जानने से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसको आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हां, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नौकरी के लिए नहीं देने होंगे ढेर सारे एग्जाम, इस एजेंसी के जरिए होगी भर्ती। जी आपको बता दें कि सरकारी नौकरी के लिए अब सिर्फ एक परीक्षा देनी होगी। सीईटी के जरिए अब कई तरह के टेस्ट की जरूरत नहीं होगी, जिससे अभ्यर्थियों का समय और संसाधन बचेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय किया गया है। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि युवाओं को फिलहाल नौकरी के लिए कई अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ऐसी परीक्षाओं के लिए अभी लगभग 20 भर्ती एजेंसियां हैं और परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को दूसरे स्थानों पर भी जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में परेशानियां दूर करने की मांग काफी समय से की जा रही थी। इसे देखते हुए मंत्रिमंडल ने साझा पात्रता परीक्षा लेने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का निर्णय किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए की स्थापना के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को ऐतिहासिक, दूरदर्शी, क्रांतिकारी सुधार बताया और कहा कि यह सरकारी नौकरी के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए साल में 2 बार ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सीएन ने संवाददाताओं से कहा कि कई भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों और भर्ती एजेंसियों पर बोझ डालती हैं। इससे सुरक्षा, कानून व्यवस्था और स्थान संबंधी परेशानियां भी जुड़ी होती हैं। उन्होंने कहा कि औसतन इन परीक्षाओं में अलग से 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं। अब ये उम्मीदवार कई परीक्षा देने के बजाय एक परीक्षा देंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बहु एजेंसी निकाय के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए का गठन करने का निर्णय किया, जो ग्रुप बी और सी के गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा सीईटी आयोजित करेगी। सरकारी बयान के अनुसार एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगी जिसकी शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी तथा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईपीवीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी। सीएन ने यह उम्मीद जाहिर की कि निकट भविष्य में निजी क्षेत्र भी एनआरए से जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि एनआरए में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी और आईपीवीएस के प्रतिनिधि होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 12 भाषाओं में परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में आयोजित कराने के प्रयास किए जाएंगे। एनआरए क्या है? वर्तमान में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता के समान शर्तों वाले विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली भिन्न भिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। उम्मीदवारों को भिन्न भिन्न भर्ती एजेंसियों को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। इन अलग अलग भर्ती परीक्षाओं से उम्मीदवारों के साथ साथ संबंधित भर्ती एजेंसियों पर भी बोझ पड़ता है। इसमें बार बार होने वाले खर्च, कानून और व्यवस्था, सुरक्षा संबंधी मुद्दे और परीक्षा केंद्र संबंधी समस्याएं शामिल है। अगली बड़ी खबर, रेलवे के 13 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जल्द मिल सकता है स्कीम का फायदा। जी आपको बता दें, रेलवे ने बुधवार को कहा कि वह अपने 13 लाख कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना, हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया कराकर उनके इलाज का दायरा व्यापक करने पर विचार कर रहा है। रेलवे ने एक बयान में कहा कि वह पहले ही अपने कर्मचारियों के आश्रित परिजनों को रेलवे कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना और केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा सीजीएचएस चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इसमें कहा गया कि भारतीय रेलवे अब रेलवे कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहा है। बयान में कहा गया इसी के अनुरूप रेलवे कर्मियों के लिए समग्र स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े सभी पहलुओं को परखने के लिए एक समिति गठित की गई है। इसमें कहा गया है कि इसका उद्देश्य चिकित्सा, आकस्मिक परिस्थितियों आदि के दौरान वित्तीय जोखिमों से उन्हें बीमा कवर उपलब्ध कराना है। इसमें कहा गया है कि रेलवे ने अपने सभी मंडलों और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों से इस प्रस्ताव पर उनके सुझाव
बदलाव और प्रतिक्रियाएं मांगी है। रेलवे ने कर्मचारियों के लिए शुरू की नई सर्विस। जी हां, रिटायर्ड रेल कर्मचारियों को घर बैठे पेंशन, पेमेंट ऑर्डर आदि उपलब्ध कराने के लिए नया प्रावधान किया गया है। इसके तहत एक ऐप तैयार किया गया है। इससे सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को वहां कहां फाइल रुकी हुई है, कब तक भुगतान होगा, इसकी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। रेलवे बोर्ड के प्रावधान अधिशासी निदेशक अंजलि गोयल ने 6 अगस्त को पत्र जारी किया। इसमें कहा है कि रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी को पेंशन से संबंधित कार्य के लिए डीआरएम ऑफिस या अन्य ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए ऐप तैयार किया गया है जिसका नाम रेल सर्विस CPC 7 PPO है। रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में अपनी सेवा का नंबर डालकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। PPO से फैमिली पेंशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, पेंशन नियमों में बदलाव कर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, देश के लाखों लोगों को होगा फायदा। जी आपको बता दें, PM मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में बदलाव कर उन्हें बड़ी राहत देने का काम किया है। सरकार की ओर से किए गए नियमों में बदलाव के बाद अब किसी भी कर्मचारी की असामयिक मौत होने पर उनके आश्रितों या परिजनों को प्रोविजनल पेंशन मिलने में देर नहीं होगी। केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल CCS पेंशन रूल 1972 के नियम 80A के अंतर्गत कुछ प्रावधानों में ढील दी गई है ताकि केंद्रीय कर्मचारियों का आश्रित या फिर उनके परिजनों को प्रोविजनल पेंशन पाने के लिए दावा करते समय किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। सरकार के इस कदम से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। पेंशन नियम में कितना किया गया है बदलाव? जी हाँ, आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारी के लिए कब तक लागू नियमों के अनुसार आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक लागू नियमों के अनुसार किसी संबंधित कर्मचारी की मौत होने की स्थिति में तत्काल फैमिली पेंशन शुरू कराने के लिए फॉर्म 14 के साथ डेथ सर्टिफिकेट और बैंक संबंधी ब्यौरा जमा कराना पड़ता है। इन दस्तावेजों पर यदि मुख्यालय को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती है तो फैमिली पेंशन उसी समय जारी कर दी जाती है। सरकार ने फैमिली पेंशन जारी के नियमों में ही ढील देने का काम किया है। ग्रेच्युटी नियमों में नहीं किया गया है कोई भी परिवर्तन। जी हाँ, हालांकि कर्मचारी की मौत होने की स्थिति में ग्रेच्युटी जारी किए जाने के नियमों में फिलहाल किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। इस नियम के अनुसार यदि किसी कर्मचारी का प्रोविजनल पेंशन ज्यादा बन गई है तो बाद में इस राशि को मृत्यु ग्रेच्युटी से मिलने वाली रकम से काटकर समायोजित कर लिया जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए अब यह नया नियम बनाया गया है ये कि यदि सेवा काल की अवधि में ही उनकी मौत हो जाती है तो उनके आश्रितों परिजनों को प्रोविजनल पेंशन का तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा। इस केस में फाइनल ऑपरेशनल कैजुअलिटी रिपोर्ट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कर्मचारियों के परिजनों को कितना होगा फायदा? जी आपको बता दें, सरकार के नए नियमों के अनुसार अब कर्मचारी के परिजनों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। किसी कर्मचारी का सेवा काल जितने भी समय का रहा हो, पेंशन के भुगतान में यह बात अब आड़े नहीं आएगी। पेंशन की राशि जारी होने के लिए अब सेवा की जांच जरूरी नहीं है। अभी तक केवल ग्रेच्युटी के मामलों में सेवा काल की जांच की जाती रही है। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी पर कुछ बकाया निकलता है तो वह राशि मृत्यु ग्रेच्युटी से काट ली जाएगी। मंजूरी पेंशन का भुगतान शुरू में कर्मचारी की मौत की तारीख से 6 महीने बाद तक जारी किया जाएगा। वेतन और लेखा विभाग की सलाह कार्यालय प्रमुख की मंजूरी के साथ इस प्रकार के अंतरिम फैमिली पेंशन की अवधि को एक बार में 6 महीने से अधिक समय के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, समीक्षा बैठक में CM ने लिया निर्णय, सभी सहकारी दवा केंद्र हो गए ऑनलाइन। 4.25 करोड़ पेंशनर्स को मिलेगी राहत। जी आपको बताते हैं कि 4.25 करोड़ पेंशनर्स की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने सभी सहकारी भंडारों में मेडिकल विक्रय केंद्रों को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए इन केंद्रों को राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं पेंशन विभाग से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही कॉन्फिडेंट एवं सहकारी उपभोक्ता भंडारों के लिए दवाओं की खरीद भी केंद्रीयकृत व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को सहकारिता व कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में लिया। 1000 पदों पर 3 महीनों में शुरू होगी भर्ती। गहलोत ने सहकारी संस्थाओं में 1000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए विभाग के सेवाओं भर्ती नियमों के आवश्यक संशोधन 3 माह में पूरी कर भर्ती के बर्तना सहकारी भर्ती बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए हैं। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए राज्य स्तरीय समिति। अगली बड़ी खबर, संगठन कर्मचारी अफसरों ने अपराध नहीं किया, वेतन वृद्धि रोकना गलत। जी हां, महंगा भत्ता स्थगित करने के सरकार के रवैये के खिलाफ कर्मचारी अधिकारियों ने एकजुट होकर 24 अगस्त से हड़ताल का निर्णय लिया है। अधिकारी व कर्मचारी संयुक्त मोर्चा से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि पहले ही 11 सूत्री मांगों का पहले ही निराकरण नहीं कर पाई है। 7 वेतनमान के एरियर की आखिरी किस्त का भुगतान भी बाकी है। अधिकारी व कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संयुक्त समन्वय समिति के आह्वान पर कलमबंद हड़ताल शुरू हो जाएगी। मोर्चा जिला अध्यक्ष सुधीर शर्मा की मौजूदगी में बैठक में निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी अधिकारी अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के पास गुहार लगा रहे हैं।
लेकिन उनके निराकरण की बजाय अपेक्षा की जा रही है। महंगाई भत्ता स्थगित करने के साथ साथ अनुमान एरियर का भुगतान रोक दिया गया है। वेतन वृद्धि रोकना किसी तरह से दंडात्मक प्रक्रिया है, लेकिन यह बेहतर कामकाज पर प्रदेश भर के कर्मचारी व अधिकारियों को दिया जा रहा है। इस दौरान आरसी मंडलाय, आरसी खांडे, हसी बेग मौजा सहित अधिकारी मौजूद थे। इधर शिक्षा मंत्री को गुणवत्ता व समस्याओं के निराकरण के दिए सुझाव। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ अध्यक्ष लच्छीराम इंगले व महामंत्री सत्रवीर सिंह राठौर के नेतृत्व में एक दल स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार व आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह से मिले। उन्होंने मंत्री महोदय को शिक्षा गुणवत्ता व क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के सुझाव दिए हैं। संघ ने बताया कि जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र पाटीदार ने बताया कि मंत्री अधिकारियों को सौंपे ज्ञापन में वेतन अनुरूप पदनाम देने, पुरानी पेंशन बहाली नीति विरुद्ध संगठन पदाधिकारियों के स्थानांतरण में दोषियों के विरोध, दंडात्मक कार्रवाई, शिक्षक पद पर डीएड व पात्रता की परीक्षा की अनिवार्यता बगैर अनुकंपा नियुक्ति देने, सर्व शिक्षा अभियान के अमल के खाते में एनपीएस कटौता में जमा करने की तिथि, शिक्षकों के नियमितीकरण पर विचार करने सहित 29 सूत्रीय मांगों के निराकरण पर चर्चा हुई है। अगली बड़ी खबर, कोल माइंस पेंशनर अब करेंगे कार्मिक अगली बड़ी खबर कोल माइंस पेंशनर अब करेंगे कार्मिक भूख हड़ताल। अगली बड़ी खबर, कोल माइंस पेंशनर अब करेंगे कार्मिक भूख हड़ताल। ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन ने अपनी मांगों की अनुसूचना करने के लिए के संयोजक पीके सिंह राठौर के आह्वान पर एक सप्ताह का कार्मिक भूख हड़ताल व धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करने का फैसला कर लिया है। इस प्रदर्शन में जिले के कोल माइंस पेंशनर भी शामिल होंगे। कोल माइंस फेडरेशन के संरक्षक दिनकर साहू ने बताया कि नई दिल्ली में जंतर मंतर पर माह नवंबर में विभिन्न मांगों को लेकर 4 सभाएं ली जाएगी। इस दौरान कार्मिक भूख हड़ताल भी जारी रहेगी। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी सभी बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें पसंद आई होगी। धन्यवाद।